अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और स्पेशली वो लोग जो इस वक्त हमें वतन में मौजूद हैं और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, अपनों से दूर हैं, उन सबको ईद मुबारक। और स्पेशली वो लोग जो इस वक्त इस ईद की खुशियों से उस तरह से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते जिस तरह से शायद होना चाहिए, उन सबको भी ईद मुबारक। और स्पेशली वो लोग जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं किसी न किसी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े क्राइम की वजह से, कोई ना कोई वजूहात होती हैं, अपनों से दूर होते हैं और उम्रें गुजर जाती हैं उसी कैद खाने में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। साथ ही साथ नाज़रीन, क्योंकि ईद का ये खूबसूरत मौका है और ये कैसे हो सकता है कि इस खूबसूरत मौके के ऊपर हम जो है अपने स्क्रीन से और अपने इस चैनल के तवज्जुह से आपके लिए खूबसूरत सा शो ना लेके आएँ। सो आज का हमारा ये ईद का स्पेशल शो जो है वो स्पेशल मेहमानों के संग है और आज उनसे जानेंगे कि वो ईद कैसे गुजारते हैं, ईद की खूबसूरत यादें, और हम यहाँ से भी काफ़ी सारी यादें जो हैं वो बनाएंगे उनकी यादों को समेटते हुए। सो आज के प्रोग्राम में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद गौहर उल हसन साहब हैं, और अगर इनकी सलाहियतों की बात की जाए तो ये फ़ाइटर पायलट हैं, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि इन्होंने जो फ़ाइटर पायलट होने के साथ साथ जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे वर्कशॉप्स भी दी हैं और काफ़ी ऐसे मुल्कों में रहे हैं जहाँ पर जंगी सूरत हाल थी, और उसमें पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसने अपना जो लोहा मनवाया है वो हम सब के सामने मौजूद है। तो इनसे जानेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये इराक़ में मौजूद रहे, चाइना में मौजूद रहे, दीगर कई ममालिक में मौजूद रहे जहाँ पर जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाही जो है वो फैलाते रहे। साथ ही साथ आजकल NDU में जो है वो ऐसा प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। आगे मज़ीद इनकी क्या जो है वो करने की ख्वाहिशात हैं वो भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद बुखारी साहब, जो कि आप इनको देख रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और इनको अगर ये हम कहें कि ये PTV का एक पुराना चेहरा है तो ये गलत नहीं होगा। और ना सिर्फ इतना बल्कि जो भारतीय TV चैनल्स के ऊपर इनकी एक दहशत है, और जिस तरह से वहाँ पर गरजते हैं बरसते हैं, हम देखेंगे कि आज यहाँ पर कहीं वैसी गरज बरस का सामना हमें ना करना पड़े। खैर, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा ज़बरदस्त तजिया, बड़ा ज़बरदस्त तबसरा और बड़े लॉजिक के साथ बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन साहब। जैसे कि हमने बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। नूरुल हसन साहब भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के, काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, और इसी हवाले से इन्होंने एक पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम जो है इंटरनेशनली उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ना सिर्फ करवाया बल्कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जिस तरह से उसकी वर्कशॉप्स का जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, और पूरे इंटरनेशनली उसमें काफ़ी मुबस्सिरीन मौजूद होते हैं, सहाफ़ी मौजूद होते हैं, तजियाकार मौजूद होते हैं, और एम्बेसडर्स मौजूद होते हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियों में। सर, आपको भी ईद मुबारक और थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये आपका और स्पेशली रोज़ TV का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी तरफ से आप तमाम को भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जी, खैर मुबारक। आगाज़ करेंगे सर सज्जाद बुखारी से, और ताकि जो है वो शो को हम चाह रहे हैं कि उसी हाइप पे लेके जाएं जो ये अक्सर अपने शोज़ में कर रहे हैं। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तो आपको शुक्रिया कि आपने आज का ये स्पेशल दिन, क्योंकि ईद बड़ी मसरूफ़ियत वाला दिन होता है, आपने कुर्बानी भी करनी होती है, आपने गेस्ट को भी देखना होता है, हिस्से भी तकसीम करने होते हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या फ़ील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। और जब आपका ज़िक्र होता है या आपकी ईद शो का ज़िक्र होता है और मैं उसमें ना हूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आपका जो खुलूस है, और फिर रोज़ TV जो है वो हमेशा से बड़े अच्छे अच्छे शोज़ करता है, ईद शोज़ करता है। लेकिन मैं आपको बताना है आज, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से परसेप्शन जो है वो हक़ाइक़ के अमूमी तौर पे बरक्स ही दिखाई देता है। कहा जाता है मर्द हज़रात जो हैं वो बड़े हावी हैं सिस्टम पे। अब आप मेरे दाएं जानिब एक पायलट बैठे हुए हैं, मेरे सामने एक खातून पायलट बैठी हैं जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, और 3 मेल हज़रात जो हैं वो आपसे मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले तो जी, ये तो सबसे पहले ये बात बड़ी अहम है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है ईद की, तो मैं समझता हूँ, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता होता हूँ कि ईद का मतलब है खुशी। खुशी, आप खुश हों तो हर दिन आपका ईद है। लेकिन ईद उल अज़हा जो है वो एक इस्लामी तालीमात का बड़ा एक अहम जुज़ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, और फिर ईद कुर्बान, बकरा ईद, बड़ी ईद,
और हमारे पड़ोस में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और हमारा जो पड़ोसी है वहाँ पर तो आज सफ़े मातम होगा। ओए होए और आपको पता है, खैर वो इलॉजिकल और बेसलेस किस्म की, और वो एक मिथ्स, और मैं समझता हूँ कि एक मुनाफकत है। बिल्कुल गौ माता है और पता नहीं क्या क्या, जिस तरह की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय एक्सपोर्ट कर रहा होता है, बीफ एक्सपोर्ट कर रहा होता है। ख़ुद जो उनके प्रधानमंत्री साहब हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ पे डिनर लंच वगैरह भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, हर ईद नए डायनामिक्स के साथ, नए हालात के साथ, असर हाजिर के तकाज़ों के साथ। तो मैं जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के जो हमारे जवान हैं उनको ख़राज तहसीन पेश करूँगा, उन माओं को ख़राज तहसीन पेश करूँगा जिनके सपूत जो है वो पिछले साल ईद में थे और इस साल वो नहीं। बिल्कुल। फिर हमने मार्का हक़ जैसा मार्का सर किया। दुश्मन को धूल चटाई, उसमें जो हमारे शोहदा हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं उनका अपना जो सर फ़ख्र से बुलंद होता है, लेकिन हमारा भी सर फ़ख्र से इतना ही बुलंद होता है उनके लिए। तो उनको भी ईद की ढेर मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर हमारे जो फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री पे, अगले मोर्चों पे जाके जो है वो आज का दिन भी हमारे लिए साजगार, पीसफुल बना रहे हैं कि हम खुशी से इस पूरे त्यौहार को मनाएं। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है जो सरहदों के मुहाफिजों का, कि आज हम इतने पुरअमन तरीके से अपने मुल्क के अंदर, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं आपके तवस्सुत से चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत दूर हूँ, अभी भी दोस्त हैं, कोई नाराज़ हो जाएंगे देख के, इस्लामाबाद में भी बहुत दोस्त हैं मेरे, क्योंकि ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो कोयटा के दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। हम इकट्ठे हुआ करते थे, हम हंटिंग पे जाते थे, हम फिशिंग करते थे। वैसे हम ये भी आपकी यादगार जो है ना, इनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपकी मेमोरीज थी जिन्हें अभी मिस करते हैं। कमोडोर साहब आपकी तरफ में आऊँगी और फिर नूर हसन साहब आपकी तरफ में आऊँगी। क्या कहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा फाइटर पायलट अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी है और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है अगर हम इसको देखें। सो अभी क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, अभी की ईदें, उस वक्त की ईदें जो अपने फील्ड में रह के गुजारी, कितनी मेमोरेबल थी, कितना याद आता है अभी भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, पहले तो बुलाने का बहुत शुक्रिया। बकरा ईद है तो हम समझ रहे थे गोश्त खाने को मिलेगा, मगर आपने जो है बिस्किट पिटर खा दिया। हो सकता है प्रोग्राम के बाद कोई सेपरेट डिश हो, सर, तो हम इंशाल्लाह बारबेक्यू पार्टी करने का भी हम सोच सकते हैं। उसकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल डेफिनेटली अल्लाह ने एक बड़ा मौका दिया था कि मैंने एयरफोर्स में लाइफ गुजारी, काफ़ी तकरीबन 35 ईयर्स मेरे एयरफोर्स में कैरियर लाइफ में ला के गुजरे। और उसमें ईदें एज़ पर रैंक और एज़ पर ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ तरह की होती है। जनरली एक असूल है कि जनरली एक ईद सरकार की और एक ईद छुट्टी की, जनरली नौकरी में इस तरह चलता था पैटर्न। बट इवन जो हमने ड्यूटी में भी ईद की है बेसिस पे या बाज़ दफ़ा फॉरवर्ड बेसिस पे भी, वो बहुत अच्छी गुजरी। बल्कि जैसे सजाद भाई ने बताया ना, ईद का जो असल फ़लसफ़ा है या मकसद है वो मज़हब के अलावा ये भी है कि एक आप बहुत बड़ी इबादत करते हैं हज, तो उसके बाद नेमत इलाही के तौर पे ईद आई, ठीक है। अब उसमें आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं और फिर फ़ौरन उसके बाद जो इर्द गिर्द आपके इंसान हैं, भले आपके रिश्तेदार हों, कुलीग्स हों, उनके साथ मिल के खाना खाते हैं, जो हलाल चीज़ें हैं उनसे आप इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह जब हम ड्यूटी पे भी थे, तो अगर हम ड्यूटी पे हैं तो हमारे कुलीग्स या हमारे घर वाले खाना वगैरह बना के उस जगह पे ले आते थे। अच्छा, मैंने सुना है कमोडोर साहब कि जब आप लोग ड्यूटी पे होते हैं वो वाली ईदें आपकी ज़्यादा मज़े से गुजरती है एज़ कम्पेयर टू कि आप घर पे हैं, कि अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ, फिर आप लोग के जो गेट टुगेदर्स होते हैं। इससे अगर मैं फुली एग्री कर जाऊँ तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल, और अगर ना करूँ तो दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि कहना चाहिए दोनों ही ईदें अच्छी होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहना चाहिए, वैसे वो वाली ये ज़्यादा मज़े की होती है। एक्चुअली जहाँ कंपनी ज़्यादा हो, थोड़ा आपको ज़्यादा एज फेलोज आपको मिल रहे होते हैं, आपके कुलीग्स होते हैं, और फिर वो जो एक समा होता है वो डेफिनेटली उसका एक अलग ही चार्म होता है। नूर हसन साहब, क्योंकि आपने अपनी ज़्यादातर ईदें जो है वो वतन से बाहर गुजारी हैं और काफ़ी कम मौका मिलता है जब आप वतन में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी ईद गुजार रहे होते हैं। सो कैसे देख रहे हैं कि कितने टाइम बाद आपने फैमिली के साथ ईद गुजारी, और इस ईद को और पहले जो आप अपने वतन से बाहर ओवरसीज़ एज आ पाकिस्तानी ईद गुजारते थे उसमें इसमें कितना फ़र्क है? जी फ़ायज़ा, वैसे तो हमारी जो परदेश की ईद होती है वो बड़ी मुश्किल ईद होती है, लेकिन ये एक लंबे टाइम बाद जो है अपने बच्चों के साथ और घर में ये ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। परदेशियों की जो ईद होती है वो
हमेशा दो तरह की होती है। ख़ासतौर पर मैं अगर बात करूँ तो जो हमारा लेबर तबका है इस वक्त दुनिया भर में जहाँ पे भी वो मुकीम है, वो यहाँ तो सारा दिन सो के अपनी ईद गुजारते हैं और यहाँ रो के गुजारते हैं। रो के अच्छा। कैसे गुजारते हैं? जो लोग नए गए होते हैं, जिनकी शादियाँ हुई होती नई नई या फैमिली को छोड़ के गए होते हैं, तो वो सारा दिन फ़ोन पे रो रहे होते हैं कि घर वाले अभी कुछ बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, वो सारा दिन रो रहे होते हैं। और जो पुराने लोग हैं जो आदी हो गए 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा अरसा, वो लोग सारा दिन सो के गुजारते हैं। क्योंकि ईद पे छुट्टी होती है तो वो आराम स्कूल वैसे से जो है सो कमाल के का गुजार लेते हैं। कॉम्बिनेशन है, जिनकी नई शादी होती है वो रो रहे होते हैं कि बीवी से दूर है, जिनकी और पुरानी जो है वो सो पुरानी रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं कि यहाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी मैंने सुना है कि आप लोग की बड़ी गेट टुगेदर्स होते हैं, पार्टीज हो रही होती है, कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। देखिए वो जो वेल नॉन सेटल हमारे दोस्त हैं जिनका अपना बिजनेस है, वो लोग तो पार्टियां भी करते हैं सारा कुछ। लेकिन जो लेबर तबका है ना, चूँकि मैं सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में हमारा इस वक्त तकरीबन तादाद 28 लाख से ऊपर चली गई है, और जिसमें अक्सरियत हमारी लेबर की है। तो वो मुख्तलिफ कंपनियों के कैंप्स होते हैं वहाँ पे, और कैंप के अंदर उनका रहना होता है। बस ईद की नमाज़ पढ़ी, अपने रूम में आ गए, सो गए, या दोस्तों के साथ कहीं निकल गए। वहाँ पे ज़्यादा जो होता है पिकनिक का होता है, आप समुद्र पे चले गए, या ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है वो उम्रे पे निकल जाते हैं। और ज़्यादा जो अक्सरियत जो है, चाहे वो लेबर तबका है या बिजनेसमैन है, हम लोग जो ईद का हमारा जो होता है ख़ास तौर पर कि हम मदीना मुनव्वरा में जो है ईद की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मक्का बंद होता है हाजियों की वजह से, मक्का में नहीं जाने दिया जाता। तो अक्सरियत की कोशिश ये होती है कि हम रोज़ा रसूल मदीना पे का रुख हाज़िरी भी करें और दें, वहाँ सलाम पे। भी पढ़ें और अपनी ईद वहाँ पे तो पढ़ें। ये तो बड़ी ज़बरदस्त ईद है कि आपको ये सादत मिल रही है कि आप ईद की नमाज़ जो है वो मदीना शरीफ में अदा करें। सो ये बड़ी बात होती है। अच्छा, हम हज पे भी बात करेंगे, चूँकि अभी बहुत से लोगों ने जो है वो हज की अदायगी की है, तो उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। और क्योंकि ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक, आप ये कहने कि अल्लाह पाक आपको चूज़ करता है और आप वहाँ पर जाते हैं, हाज़िरी लगाते हैं। और इस दफ़ा सजाद साहब मौसम भी बड़ा जो है वो गर्म रहा है, और हज के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानूँगी, क्योंकि आपकी तरफ हम जब भी आते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इंडिया की तरफ चला जाता है। तो सजाद साहब, आपने खुद भी बात की कि इंडिया जो है वो मीट एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा मुल्क है, जो ज़्यादा मीट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि मुसलमान रो रहे हैं, उन्हें कुर्बानी नहीं करने दी जा रही, जानवरों की ख़रीदारी नहीं करने दी जा रही। अगर वो करें भी तो फिर उनके ऊपर वो जो तशद्दुद होता है, जो उनके साथ सलूक किया जाता है। तो क्या कहेंगे कि ये चीज़ क्या दुनिया को नज़र नहीं आती? ये जो इंसानी हकूक़ के इदारे मौजूद हैं, या जो इस वक्त अलमबरदार बड़े बैठे हैं, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, या भारत दिखाना नहीं चाह रहा? इंतहाई फरसुदा रसूमात के घेराव में है इस वक्त हिंदुस्तान। मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी सोच और इलॉजिकल और बेसलेस। यानी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का हम एहतराम करते हैं, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। तो बाइबल से लेकर तौरात, ज़बूर, इंजील सब जो है वो हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम भी हैं, और हम एहतराम करते हैं उनका तमाम मज़ाहिब का। आप देखिए हमारे यहाँ भी रसूमात होती हैं बहुत सारी। तो मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं तमाम बुक्स को स्टडी करता हूँ। तो मैंने गीता भी पढ़ी हुई है काफ़ी हद तक। तो गीता में मुझे कहीं पे भी इस तरह का कोई फरसुदा रस्म जो है या उसकी कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिलती है कि गाँव जो है माता है। अगर गाँव माता है तो फिर बैल बाप होना चाहिए, वो तो नहीं है। हाँ। फिर इसी तरह गाँव माता है, और फिर अगर आप गाँव माता की बात करते हैं, फिर उसके अंदर मैं इंतहाई में यहाँ पे नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा माशरा है कि हम देख के हैरान होते हैं। अब आप मुझे बताएं, गोबर पे मैं अब यहाँ पे बैठ के क्या डिस्कस करूँ, या गाँव माता पे घरों में उसको ऐसा वो जिस तरह हम आबे ज़मज़म या कोई चीज़ सौगात की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर छोटी सी बात देखा जाए, चलें जी थोड़ा सा यूरिन है, कोई एंटीसेप्टिक के तौर पर कहीं जख्म हो गया, लगा दिया, बहुत ही इमरजेंसी में इनकेस लेकिन बात ये कि ये कहना, और ये बड़ी बदकिस्मती है। अभी आप देखें आसाम, मणिपुर, यूपी, बिहार, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अब जो वहाँ के व्यापारी है ना, वो भी जो है ये परेशान है कि ये कहाँ लेके जाएं ये गाय और बैल वगैरह, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मीट कर दिया। हाँ। फिर ये गाँव रक्षक का नाम इस्तेमाल करते हैं कि जी उसकी हिफाजत करते हैं। ऐसे ही यानी अनफॉर्चुनेट आप देखें कि ऐसे ही मतलब हालत है अब जो हिंदुस्तान के अंदर। अब वो एक हालत नहीं, वो एक काकरोच, अभी एक उनकी एक जनता पार्टी जो है वो पिछले 48 घंटों में उसने जन्म लिया है। अच्छा, वो क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि हाँ, अच्छा वो हुआ ऐसे है कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, हाँ। उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहीं किसी अपने रिमार्क्स के दौरान जो है, किसी समात के दौरान, उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को काकरोच कह दिया कहीं।
और फिर वो बाद में उसकी वजाहतें देते रहे, लेकिन वो काकरोच इनके गले ऐसा पड़ गया इस वक्त कि उन्होंने धूम मचा दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी हिंदुस्तान के लोगों को भी ये समझ, अभी देखिए ईद उल अज़हा है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ आप देखिए त्यौहार होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रसाद जो है शायद आपने भी खाई हो, मैं भी, हमारे अड़ोस पड़ोस में होते थे बुखारी साहब, ये प्रसाद हम खा लेते थे, मंदिरों में भी हम चले जाते थे, कोई हमें ये नहीं होता था कि यार इतना कंजेस्टेड हम नहीं थे, हम इतने नैरो माइंडेड नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती यहाँ वहाँ पे ये हो गई है कि अब आपका नाम, यानी आपने ज़बरदस्ती कहना है जय श्री राम, भाई क्यों कहें भाई, आपका मज़हब ही अलग है, क्यों कि ज़बरदस्ती मुसलमानों से आप ये काम करवा रहे हो। तो ये जो बुनियाद परस्ती है, रेडिकलाइजेशन है और हिंदू इंतहा पसंदी है, ये इसका खात्मा अब ज़रूरी है। क्योंकि आज आपका ईद शो है तो मैं कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हम सजाद साहब इसलिए भी इसको डिस्कस करें क्योंकि हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर उस शख्स की कि जो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करे और हम उसको विश भी करते हैं, लेकिन भारत में काफ़ी कसीर तादाद है मुसलमानों की, लेकिन हमें वो नहीं याद रहते कि वो भी शायद ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे या नहीं मना रहे होंगे। जिससे रमज़ान गुजरता है, फिर स्पेशली ये ईद तो बड़ी उनके लिए मुश्किल होती है, किसी अजाब से कम नहीं है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में शाह साहब साथ बैठे हुए हैं, कोई एक वाकया आप कोट कर दें कि किसी होली के त्यौहार में, किसी बैसाखी के त्यौहार में या किसी त्यौहार में हमने जाके जस्ट इंटरप्ट नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ तो आप देखिए मीम्स बन जाती हैं, हमारे पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पॉलिटिशियन, अभी मैंने देखा मरियम नवाज साहिबा को देखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैंने मुख्तलिफ त्यौहारों में जो है खुद शिरकत करते हुए देखा। इवन कि अभी करतारपुर आप चले जाएँ, कॉरिडोर जो है बाबा गुरु नानक के जो मज़ारात हैं वहाँ पे हमारे लोगों का आना जाना, ये सिलसिला चल, तो ये उस माशरे की अक्कासी करता है जो माशरा जो है वो वसत पसंदी को पसंद करता है, ना कि तौसी पसंदाना सोच रखता है। तो हमारी तो सोच इस तरह की। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। जो हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज भी ये समझते हैं, वो मरकंडे जैसे लोग और कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये इंतहाई फरसूदा किस्म की रस्म है, तो आप बताएं कि अब क्या करेंगे आप। यानी पाकिस्तान में भी जो है वो गौ माता जो है उसकी कुर्बानियाँ हो रही हैं, इनकी गौ माता, मैं तो गौ माता नहीं कहता, इनकी गौ माता, बकौल इनकी जो गौ माता कहते हैं। तो आप मुझे कहीं पे, हालांकि इनके टॉक शोज़ में मुतादिद बार मैं कह चुका हूँ कि यार खुदारा मुझे कोई एक रेफरेंस दे दो कि कहाँ पे आपको ये लिखा है कि जी गाँव जो है वो माता है। और वो हमारे यहाँ तो एक सांडा भी होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, परसेंटा। हाँ, तो फिर आप उनको बाप डिक्लेयर कर देना। गाय तो गाय हैं, बाकी जो चीजें उन्होंने वो बनाए हुए, बंदर को जिस तरह से देखिए, हाथी को देखिए, सांप को बना लेते हैं, जहाँ पे भी आप देखिए। अभी तो अनफॉर्चुनेट एक्सट्रीम लेवल। मुझे एक बात करूंगा, फिर आप शाह साहब की तरफ बढ़िएगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब आप मुझे बताएं कि मैरिज मतलब शादी कितना मुकद्दस रिश्ता है, कितना। अभी एक डॉग को बिठाकर एक खातून ने साथ में उसके निकाह कर लिया, जी मेरी तो उसके साथ शादी होगी। इस हद तक जब इंसान नीचे चला जाए तो मुझे आप बताएं कि पस्ती में चला जाए तो फिर उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल वजाफर, मैं आपने सर आपकी तरफ में आऊँगी और थोड़ा सा हम आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ गुजरी है उसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ ईद की बातें भी करेंगे। सर आपका ऐसा पायलट जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और साथ में आपने एज ए इंस्ट्रक्टर भी जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों में काम किया। ज़्यादा टफ आपका क्या रहा, कैसे आपने इसको आगे कंटिन्यू किया और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? पहले मैं एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक फैक्ट बताऊंगा कि पाकिस्तान इंडिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो जो पहली शॉट थी ना वो भी 15 स्क्वाड्रन के कोबराज ने, ये 15 स्क्वाड्रन जिसके कमांडर इन चीफ जो है या जिसके ओसी हमारे मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब ने भी उसको कमांड किया हुआ। लकीली मुझे भी मौका मिला, मैंने भी अपनी टाइम में उसको कमांड किया। तो ये ईद का ही दिन था, ईद उल फितर, समवेयर इन 1954 प्रोबेबली मिड 50s, जो एक उस वक्त जो एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटीज़ पे, जैसे अभी भी इन्होंने जिक्र किया सजाद भाई ने कि हर वक्त जो लोग ड्यूटी पे होते हैं वही एक्चुअली आपके त्यौहारों को सेफ गार्ड कर रहे थे। तो ये इंडियन एक रैकी एयरक्राफ्ट या इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट की इंट्रूजन थी और फिर स्क्रैम्बल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक पायलट और एयर डिफेंस कंट्रोलर, हमेशा टीम वर्क होता है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 15 स्क्वाड्रन्स हैव द हिस्ट्री टू शूट द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, तो इट वाज लाइक द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। तो वो भी एक ईद वाले दिन पे कौम की खातिर लोग ड्यूटी पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन तरीके से ड्यूटी अदा की और वो जो इंट्रूडर था इट वाज शॉट डाउन और वो पिंडी के ऊपर तकरीबन वाक़या हुआ था। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं तो डेफिनेटली देखें जो भी प्रोफेशन हो, भले आपका भी प्रोफेशन हो, इफ़ यू हैव टू एक्सेल इन दैट तो आपको कोई कॉस्ट तो देनी है।
ठीक है, दुनिया बनी भी ऐसे ही है। ऐसे ही। तो इसलिए आई वुड से कि जिनको खैर होएवर थोड़ा पैशन हो अपने प्रोफेशन से, उनकी कॉस्ट फिर उनके पैशन में तब्दील हो जाती है। तो लकीली मैं एयरफोर्स अपनी मर्ज़ी से ही गया था, कोई किसी ख़ानदानी प्रेशर नहीं था। और फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, फ़्लाइंग शुरू में इतनी अच्छी नहीं भी थी, बट कुछ मेहनत की, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे थे जिन्होंने गाइड ठीक किया। बट फाइटर पायलट की लाइफ एक कमर्शियल पायलट की निस्बत खासी टफ़ है, बिकॉज आप लर्निंग के अलावा कि जो आप स्किल वर्क सीख रहे हैं, आपने अप्लाई भी अपने आप को बहुत ज़्यादा करना होता है और बहुत कम सेकंड्स में अच्छे या बुरे वट एवर डिसीजंस भी बनाने होते हैं। फिर जो दूसरा एक मेरे ओवरऑल अराउंड 3500 फ्लाइंग आवर्स थे एयरफोर्स की लाइफ में, और उसमें से 1000 प्लस तकरीबन इंस्ट्रक्शनल थे, जिसमें मेरी जो आखिरी असाइनमेंट थी इराक में, मैंने कोई तकरीबन 250 घंटे फ्लाइंग एज इंस्ट्रक्टर की। तो इंस्ट्रक्टर में भी एक अपने अजीब तरह का चैलेंज होता है। फाइटर फ्लाइंग खैर ज़्यादा डिमांडिंग है, बट इंस्ट्रक्शनल में जब आप बिल्कुल एबनिशो स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं जिनको ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम फ्लाई करने एयरक्राफ्ट में जा रहे होते हैं, तो उनको समझाना सिखाना, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स वॉमिटिंग कर देते हैं एंड समटाइम्स दे डोंट हैव द वॉमिट बैग ऑल्सो, सो यू कैन रियलाइज़ के सिचुएशन कैसी ख़राब हो जाती है इन टर्म्स। तो बट एनी हाउ जब आप फाइनली किसी लड़के को सोलो देते हैं या उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो अपना जहाज़ खुद लेके जा सके, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट फील होती है। तो बिल्कुल, और यही मोटिवेशन होती है आपको मज़ीद आगे जो है वो आपने कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेडी करना है और इस काबिल बनाना है कि वो अपना क्राफ्ट जो है वो खुद लेके चलें। सो हम इस पे भी बात करेंगे, हम जो है वो चौधरी साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी जिस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया और फिर जिस तरह से भारत को धूल चटाई, और फिर हमने देखा राफेल जैसे जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और मोदी अक्सर कहता था कि जी आप राफेल आ रहे हैं, आपको मुकाबला नहीं हो सकता। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। तो ये सब क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने हज की सादत जो है वो हासिल की है। इस दफ़ा पाकिस्तान से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो आज़मीने वो जो है इस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, और हज के इंतज़ामात भी इस दफ़ा काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। सो आप भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस हवाले से भी आप जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि बेसिकली इस हवाले से आपका क्या काम है, और दूसरा इस दफ़ा की जो तैयारियाँ हैं और तमाम तरह इंतज़ामात वो किस तरह से रहे। जी, इस साल जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही बेहतरीन जो है सहूलियात फ़राहम की हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी और इंतज़ामात जितनी भी इस दफ़ा जो तैयारी है, आज से कबल मैंने उसका विज़िट किया, उस पर अपनी रिपोर्ट बनाई, तो इस दफ़ा सबसे अच्छा जो मुझे उनका लगा, एक तो ये कि पानी के कूलर नस्ब कर दिए हैं। पहले ये होता था कि बहुत कम पानी के कूलर लगाए जाते थे, ज़्यादा सबील होती थी। इस दफ़ा उन्होंने पूरे रास्ते में पानी के कूलर लगा दिए हैं, और इसके अलावा अरफात के अंदर जो है खेमे नहीं होते थे। ज़्यादातर जो लोग खुतबा सुनते थे वो दरख्तों के नीचे, और वो दरख्त भी आपको पता है हिस्ट्री में हमारे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में लगे हुए, वो यहाँ से लेके गए थे, तो आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान से लेके गए थे, और उनके साए में हाजी जो है खुतबा सुनते थे बैठ के। तो इस दफ़ा उन्होंने वहाँ पे जो है वो जदीद किस्म के खेमे लगा दिए, और उन तमाम खेमों के अंदर जो है वो AC लगाया गया है, ताकि हाजी जो है वो आसानी के साथ बैठ के अपना खुतबा सुन सके और इबादत कर सके। और इसके अलावा पैदल चलने के लिए जो ट्रैक बनाए गए हैं, और उसके अंदर जो उन्होंने मटीरियल यूज़ किया है, उसमें उन्होंने इस तरह का मटीरियल यूज़ किया है कि उस पर आपको हीट नहीं फील होगी, जितना भी पैदल चलेंगे वो गर्म नहीं होगी। पहले ये होता था कि टाइल होती थी, मार्बल या टाइल या पत्थर लगाया जाता था, तो इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा तौर पे वॉकिंग ट्रैक जो है वो एक केमिकल के ऐसे मटीरियल से तैयार की कि जिसके अंदर बिल्कुल आपको जो है वो हीट नहीं फील होगी, गर्मी नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ जो है वो जितना भी पैदल रास्ता है मिना से मुज़ल्फ़ा और मुज़ल्फ़ा से अरफात, उस रास्ते पे उन्होंने मसनूई बारिश के लिए फुआरे लगा दिए गए। और हर साल की निस्बत, हर साल की तरह इस साल जो है, यानी जिस तरह नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ आती है, तो उसको मुतारफ़ कराते हैं। और इस साल सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फोकस रखा है वो ट्रेन को रखा है, ख़ास तौर पे जो हाजी पैदल नहीं चल सकते या गाड़ियों के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, तो वो मिना मुज़ल्फ़ा और अरफात जो सफ़र के लिए जो वो ट्रेन के टिकट ज़्यादा से ज़्यादा इस साल उन्होंने दिए हैं। इससे पहले ये होता था कि ये ट्रेन के टिकट सिर्फ बुज़ुर्गों और ख़वातीन और बच्चों के लिए होते थे, तो इस दफ़ा उन्होंने ज़ईफ़ुल उम्र भी जो लोग हैं उनको भी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर दिए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह हाजियों का वेलकम सऊदी अरब में किया जाता है,
या जो इंतज़ामात हैं, हम सऊदी वलीयत मोहम्मद सलमान और फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का जितना भी जो है उसका शुक्रिया अदा करें या उनको खराज तहसीन पेश करें या मुबारकबाद पेश करें, कम है। लेकिन एक चीज़ आपने शायद मैंने ये सुनी है, ये मैंने ख़ुद भी जब वहाँ पर गई थी ये चीज़ फ़ील की थी कि जो पाकिस्तानी होते हैं स्पेशली, या उनके गेटअप ऐसे बने होते हैं, उनके पता नहीं क्या वजह है, उनको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है असल में वहाँ पे। और ये शिकायत भी आती है अक्सर, जब पाकिस्तानी आते तो वो कहते नहीं बाकी ममालिक के साथ इस तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ जब पाकिस्तानियों को वो देख लेते हैं या जज कर लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सा वो पीछे पीछे ही धकेल रहे होते हैं। नहीं, इस तरह का कोई सीन भी नहीं है। देखिए वहाँ पे जो है कानून है, वहाँ पे हर चीज़ जो है उसका एक तरीक़ाकार है, उसका एक नज़्म ज़ब्त है। तो हम लोग चाहते हैं हर जगह पे जल्दी, हम कहते हैं लाइन बने ना बने हम अंदर चले जाएँ। अब तो मैं आपको ये बताऊँ, अब जब से ये हमारा ऑपरेशन बनान महसूस हुआ है, इसके बाद तो हमारी इज्जत और बढ़ गई है। सऊदी तो आप यकीन माने डिफेंस पैक्ट हो गया। हाँ, यकीन माने। और सऊदी गवर्नमेंट का जो हमारा मुआहदा है हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारी इस वक्त वहाँ पे पूरी एयरफोर्स का पूरा यूनिट वहाँ पे चला गया है, त्यारे वहाँ पे मौजूद हैं और इससे तो हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। ये है कि हम लोग जहाँ पे कानून तोड़ते हैं तो वहाँ पे वो फिर जो है माफ़ी नहीं है। हम ये सोच रहे थे शायद हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं वहाँ तो पे माफ़ी नहीं है। देखें आप अगर हरम में भी जाते हैं ना तो हरम के लिए उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है कि आपने इतने नंबर गेट से जाना है और इतने नंबर गेट से आना है, यानी अगर 9 से जा रहे हैं तो 4 से वापसी है। हम लोग चाहते हैं कि हम 9 से जा रहे हैं तो हम 9 से ही वापस निकल आएँ। अगर 9 में अगर हम देखते हैं लाइन लगी है तो हम शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं। और फिर हरम की अपनी एक कमेटी है और इंतज़ामात अमूर हैं और उसको बाकायदा नज़्म ज़ब्त से चलाया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हरम खाली है जी, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, ये लोग हमें सख्ती कर रहे हैं या ये लोग हमें मानते नहीं हैं। तो इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। बाकायदा तौर पे वहाँ पे हरम के चारों अतराफ पे इस वक्त कैमरों से जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, उजाज कराम की तादाद को, डिसिप्लिन को, और एक एक चीज़ को काउंट किया जा रहा होता है। अगर आप तवाफ़ के दौरान भी अगर कोई आपका किसी के साथ आपका किसी के साथ टक्कर हो जाती है या कुछ भी मामला होता है तो 1 मिनट के अंदर वहाँ पे हमारी फोर्स पहुँचती है। या अगर किसी का बीपी डाउन हो गया तो इमरजेंसी एड, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम जो हैं इस वक्त हरम के अंदर जो है किए हुए सऊदी गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं और डेफिनेटली वही बात है कि जो हम चीज़ें पहले फ़ेस करते थे शायद इस साल जो है वो कम फेस कर रहे हैं। अब हम कुछ जो है वो ईद वाली वाइब्स जो है उसकी तरफ आएंगे कि फील हो कि वाकई हम ईद के शो में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो न्यूज़ के संग और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं। सो सजाद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और हमने कुछ ज़्यादा ही जो है वो सीरियसनेस की तरफ चले गए हैं। तो सर आप कुछ अपनी मेमोरीज़ शेयर कर रहे थे कि जब आप कोयटा में ईद गुजारते थे तो आप अभी काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, सो वो क्या है, शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा और ईद का दिन है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, थोड़ी गपशप भी ज़रूरी है। आपने एक बात अभी की थी तो बड़ा लाइटर उसमें मैं कहूँगा, आपने कहा था कि जी पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं आपने कोई थोड़ी सी तल्ख हकीकत बयान कर दी है। अच्छा। बोला आपने, ठीक है, वो एक उसका एक पहलू है। इनकी जो बात है मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ लेकिन ज़िमनी इत्तेफाक करता हूँ, जुज़वी इत्तेफाक जिसको कहते हैं। वो कैसे होता ये है कि हर बंदा जो होता है जब वो किसी भी मुल्क में जाता है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। जब वो पासपोर्ट लेके जाता है तो उसने अपनी कदर खुद करवानी होती है, अपने मुल्क की भी। हम खुद बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें करते हैं वहाँ पे जाके कि उसकी वजह से जो है ओवरऑल एक गलत परसेप्शन बन जाता है। तो परसेप्शन आपको पता है वो पेनिट्रेट करता है सोसाइटी के अंदर। तो कुछ ये था कि हुजाज कराम की कुछ शिकायत ये थी, ज़रूर थी, हमें भी बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो जो उनकी रिहाइश गाहें हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होती थी, फासले काफ़ी होती थी और रिहाइश गाह कोई इतनी अच्छी लग्जरी नहीं होती थी या कोई इतने अच्छा उनको फैसिलिटेट। हाँ, कुछ लोगों को जो टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाते थे या कुछ हैवी अमाउंट के साथ तो उनके लिए कुछ इंतजाम थे, अब वो बेहतर हो गए। गर्मी का जहाँ तक सिलसिला इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा आपको आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ 50 डिग्री सेल्सियस 45 से 48 तक जाता है। हाँ, फीलिंग मतलब 50 से ज़्यादा आपको हुई। तो उसमें भी कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी हुए, कुछ लोग बेहोश भी हुए, इस तरह के वाक़यात भी हुए। तो ये बात आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, मैं इससे जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ, सब नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि परसेप्शन एक बनाते हैं खुद ही। थोड़ा सा मैं आपको ना क्लियर कर दूं इस पे। देखें ये जो इंतजामात की आप बात कर रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है। जी जी, हम इसको सऊदी अरब या सऊदी गवर्नमेंट नहीं, मैं वो दोनों बताया। ये जो रिहाइश लेनी होती है, ये जो हाजियों के इंतजामात होते हैं, जो हमारे हाजियों की शिकायत होती है, वो अपनी गवर्नमेंट से होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर, मैं वजारत हज की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो इंतजामात है उनकी जानिब से, जो परसेप्शन की बात करते हैं, ये परसेप्शन बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो ठीक है। लेकिन अब
हाँ, हरीमैन शरीफैन का तो वैसे जो तकद्दुस है हमारी जान से भी ज़्यादा है, और हमेशा जो है क्योंकि हमारा उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। ईद की तरफ आते हैं, मैं यकीन जाने ईद अब जब ईद अभी देखता हूँ ना, हाँ, अब लोग समझते हैं नए कपड़े पहनना ईद है, ओहो, अच्छी लग्जरी गाड़ी में जाना ईद है, या आप दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चों को लेकर कहीं पिकनिक पे निकल जाना ये ईद है। ईद बिल्कुल ऐसा नहीं। ईद रूठों को मनाने का दिन है, बहुत जबरदस्त। दूरियों को कुर्बतों में बदलने का दिन है। ईद सबको मिलाकर जॉइंट गेट टुगेदर करने का दिन है। बिल्कुल। कब्रों पे जाकर सिर्फ वो सिंबॉलिक नहीं कि जी जाके दुआ कर ली कि जी हमने पत्तियां बड़ों के डाल लिए दी दुआ और के बस, पत्तियां हाँ। वत्तियां डाल दी, ये सारा कुछ आगे। ईद इसका मतलब, इसका मकसद ये नहीं। ईद आपके लिए मेरी अपनी राय है कि ईद आपका एक एहतिसाब का दिन भी है कि आप पूरे साल एहतिसाब करें आपने क्या किया। किसी को आपने हर्ट किया, किसी को आपने धोखा दिया, कोई पड़ोसी आपसे नाराज़ है, या आपने नज़रअंदाज कर दिया किसी ऐसे रिश्तेदार को जो मुस्तहिक था। ठीक है, 5-6 लाख रुपए के वेड़े लेते हैं हम जाके, जानवर ले लेते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि उन्हीं की फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक पाव गोश्त भी मुयसर नहीं होता कि उनके घर तक पहुंच जाए। तो इन चीज़ों को हम बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये अब एक नमूद व नुमाइश तक हमने रख दिया ईद को। होना क्या चाहिए ईद में? ईद होती है बच्चों की, ठीक है, होती है ना, बिल्कुल ऐसे। तो बड़ों के अंदर भी एक बच्चा होता है, वो बच्चे को मार दिया हमने, उस बच्चे को हमने इतना कुछ संजीदा बच्चा बना दिया है कि वो नॉटी बच्चा रहा ही नहीं कहीं। मैं कुछ हरकतें करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई इस्लामाबाद है वैसे भी, जो बस गाड़ी में थोड़ा सा साउंड बढ़ा दिया यार 1 घंटे के लिए, यार थोड़ा सा तो यार क्या कहते हैं बच्चे को ज़रा जिंदा कर दो। ये ऐसी किसी शॉप चला गया कोई आइसक्रीम लेने के लिए, उसको थोड़ा सा तंग कर दिया, या फिर किसी दोस्त को अचानक सरप्राइजिंग कॉल नहीं होती, आपने कॉल कर ली तो बस ज़रा आवाज़ आपने चेंज करके, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे। वो एक दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ईद का दिन था, तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, अल्लाह पाक उसको जन्नत वैसे फिरदौस आप में मतलब ये चीज़ जो होती है ना, ये आपके अंदर होती है। अब हाँ। हम अगर चाहें तो हम नहीं इसको जगा सकते। नहीं जगा सकते, क्यों नहीं जगा अच्छा। सकते, अभी देखना जागेंगी ना। तो मैं मुझे बड़े एक दिन ज़बरदस्त याद आया, मैं श्रीलंका में था। अच्छा। तो वहाँ पे स्टेज पे कंपटीशन हो रहा था, सारे आ रहे थे, सॉन्ग्स गा रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, वो दोस्तों ने मुझे कहा कि यार डॉक्टर साहब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई भी स्टेज पे नहीं गया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा यार मुझे सिंगिंग तो नहीं आती। बहरहाल मुझे एक शुरू से बहुत पसंद है, हम ये समझते हैं कि हमने कभी भी मुनाफिकत नहीं की है। जो अच्छा लगता है, जो अच्छा सिंगर है, जो अच्छा गायक है, उसे सुना भी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। हमने इंडियन सॉन्ग्स बहुत पसंद करते थे, किशोर कुमार को मैं आज भी बड़ा लाइक करता हूँ। तो उसका एक वो सुना देता हूँ आपके, है थोड़ा सा ईद की मुनासबत से तो नहीं है, लेकिन वो है कि दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, कोई इस तरफ भी करम। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार आपको और गुनगुना देंगे तो नहीं, हमारा वो ये जरा ईद का प्रोग्राम तो माहौल इन्होंने बन लूट जाएगा। लिया है। नहीं वो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बच्चे को आपने खुद जगाना होता हाँ। है। आप यकीन जाने कि आज मैंने आपके शो के तवज्जुद से गुनगुनाया है, वो बड़ा सैड, हमारा आपको पता है सब्जेक्ट भी ऐसा है, फॉरेन अफेयर्स, धमाके हो गए, तबाही हो गई, बॉर्डर क्राइसिस शुरू हो गया, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आ गया, ऑपरेशन गजब लिलाक हो गया, वो जनाब आईडी किसी ने बिछाई थी वो ब्लास्ट हो गई, ये इंसिडेंट हो गया। तो हम हर टाइम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। तो हम करते हैं, कोशिश ये करते हैं शाम को दोस्त कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होते हैं, तो हम थोड़ा सा बैठ के ज़रा वो कहते हैं गैर रिवायती गुफ्तगू भी कर लेते हैं, हंसते हैं। लेकिन ये हुआ कि कोयटा में आने के बाद अभी हमारे कुछ दोस्त फौत हो गए, वो इस साल हम में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन होता था, हम अंडे लड़ाते रहे, तब भी अंडे लड़ाते रहे। आप यकीन जाने कि जब मतलब मैं आपको पता है पब्लिक फिगर हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ लोग पहचान लेते थे। वो कहते थे डॉक्टर साहब ये देखो आप अंडे लड़ा रहे हो। मैं बोलता था यार छोड़ो यार, मुझे अंडे लड़ाने। अच्छा ऊँट पे बैठ जाना, ऊँट पे बैठ जाता था मैं। लोग देखते थे यार ये बच्चों वाली हरकतें ना करो। मैं कहता था यार देखो, जब तक आपने अंदर उस बच्चे को आपने मार दिया तो बस आप ख़त्म हो गए। तो सिर्फ इतना मैं ये कहूँगा कि ईद को आप बहुत टिपिकल अंदाज से, ट्रेडिशनल अंदाज से न मनाया करें। ईद में ज़रा खुल के हंसें, लोगों को अपने साथ शामिल करें। देखिए आपने उदास चेहरे होते हैं, कितने उदास चेहरे होते हैं, आप ईद पे निकलती हैं आपको सैड से चेहरे नजर आते हैं। और ऐसा फील हो रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे कुर्बानी करके कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे। नहीं, कुछ लोगों के वैसे ही माथे पे जो है ना वो पता नहीं इतने बल आते हैं जैसे किसी ने बकरी चुराई हुई है उनकी। तो ऐसे लोगों को जो है वो ज़रा थोड़ा सा अपने साथ शामिल करें, घुल मिल जाएं ताकि वो हंसे। बिल्कुल। क्या आप कैसे अपने अंदर के जो एक
बच्चा जो सो रहा है उसको जगाएंगे कैसे आज ईद के दिन पे? इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और खैर अब इनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, हर एक ने अपने बच्चे को काबू में रख लिया। ठीक है, तो बहरहाल मैं दो बातें करना क्योंकि आप पायलट है सर, अगर आपको वहाँ बच्चा याद आ गया तो हमारी भी मुसीबत बन जाएगी। वो ये कि वैसे मौला अली का एक कौल है कि हर रोज़ एक मोमिन के लिए ईद है जिस रोज़ वो गुनाह ना करे। गुनाह हाँ। तो गुनाह के खैर दो पहलू होते हैं, एक तो अल्लाह से मामला है और एक इंसानों से मामला है, हाँ, इंसानों जो शहजाद भाई ने उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। तो यानी कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें और अल्लाह के साथ मामलात भी ठीक रखे हुए हैं। छोटी छोटी गलतियां तो हो जाती हैं, बट इस्तगफार का दरवाज़ा तो हमेशा खुला है। बेशक। अब आते हैं ईद की तरफ, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की। जब हम छोटे होते हैं वो तो श्योरली एक ईद बहुत डिफरेंट हुआ करती हाँ। थी, और ईद को आप महसूस ज़्यादा कर लेते थे ना, बिकॉज इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है। ईदी भी कलेक्ट कर रहे हैं, बकरे दुम्बे सब का वो लड़ाई झगड़ा काटना, गोश्त तकसीम, ये सब भी मेहंदी भी लगाते थे जी, जानवरों पे मेहंदी लगा के उसको जरा हाँ, घुमाते ये होते वाला मेहंदी लगाते थे, उसको प्रॉपर तैयार करते थे। हाँ। तो अब बाद में आप बड़े हो गए तो जनरली क्या है ट्रेंड, खा जाओ और सो जाओ। हाँ। ठीक है जी, ज़्यादा खा लिया सो गए। तो अब ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि बच्चा जगाने का मकसद ये है कि कोई एक्टिविटी अपने लिए भी और प्लस अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, एंड इफ़ यू हैव टू रियली एंजॉय दैट एक्टिविटी तो फिर उसी लेवल पे आना पड़ेगा। बंटे भी हाँ। खेलने पड़ेंगे, क्रिकेट खेलें या आप कश्ती में अच्छा बैठे। गौहर साहब, आपने भी वैसे अपने बचपन में कोई कम कारनामे नहीं, हमें यही हमने सुना है कि बचपन में आप अपने कजन्स को लेके गायब हो गए थे, फिर थानों में रिपोर्टें हो गई थी, ऐलान हो गए थे, वो ज़रा किस्सा सुनाइएगा। वो खैर एनीहो इस तरह बेसिकली मेरे फादर पुलिस में थे और मोस्टली उनकी सर्विस रावलपिंडी वगैरह की रही है अब। तो उन दिनों वो इंस्पेक्टर थे और एयरपोर्ट जो था रावलपिंडी एयरपोर्ट कहलाता था, प्रॉब्ली एंड 70s की बात है, और हम लोग कोई क्लास 5-6 में ही थे एट दैट टाइम। तो वो गांव से आए हुए थे, इस दफ़ा ईद शहर में करनी पड़ गई। तो अब उस वक्त कोई फ़ोन वगैरह तो होता नहीं था, ना बॉस पकड़ सकता था ना घर वाले पकड़ सकते थे, तो आप निकल गए। अब अगर आपने टाइम भी नहीं बताया, उनको आइडिया भी नहीं दिया, तो डेफिनेटली फिर वाले साहब हों भी पुलिस में और एरिया हमारा ये एयरपोर्ट के करीब ही था, तो चकलाला वगैरह में हम रहते थे। तो वो जब तो कुछ अरसा गुजरा तो तलाशी गुमशुदा शुरू हो कुछ गई। अरसा गुजरा या अरसा मीन्स टाइम, सॉरी। वापसी का भी खौफ था ना, वापस कैसे जाएं अब वो पकड़ा भी पुलिस वाले ने, अच्छा। उसने चेक किया, उसने हमें पकड़ के कहा आप लोग कौन हो, तारुफ कराओ। एज क्या थी उस वक्त आपकी? एज आई वुड से 9-8 इयर्स। अच्छा। तो ये 79 की प्रॉब्ली बात है, 80 की। तो खैर एनी वो पुलिस वाले को जब बताया और उसने कहा किसके बेटे हैं तो बता दिया, तो उस तरह से बच गए। बहरहाल जो थोड़ी बहुत फिर बाद में फादर ने डीब्रीफ करनी थी वो तो अपनी मतलब वो शबाब फिर में- आपकी बाकी एक ऐसी मेमोरी क्रिएट होगी कि जो आपने लाइफ टाइम जो है उसको। वो फिर बाकी ऑफ द रिकॉर्ड बात है। ठीक है, तो इस साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, और चूँकि आपका ताल्लुक जो है बहुत ज़्यादा डिवीज़न से है, एक तो ये बताइएगा कि आपकी जो बचपन की ईदें हैं उसमें कोई ऐसा ज़बरदस्त सा वाक़या जो आपकी एक लाइफ टाइम मेमोरी जो है वो रिकॉर्ड हो गई कि भाई उसको भूलना नहीं, जिस तरह से भी सर की थी, तो ऐसी कोई मेमोरी जो भी आपको याद आता हो, और जैसे ही आपसे कोई पूछता हो कि यार आपकी कोई ईद की मेमोरी ऐसी है जो आपको याद आती है और फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ वो एक मेमोरी थी जो अभी तक भूला नहीं हूँ मैं। ये हमारी भी सेम ही है कि चूँकि जब ईद के दिन सब दोस्त और कज़न इकट्ठे होते हैं तो हम लोग ज़्यादा नाराज़ निकल जाते हैं। अच्छा। तो कागान से आगे जब आप चले जाएं तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आते। तो फिर हमारे घर वालों को इसी तरह परेशानी रहती थी, और अक्सर ये होता था कि घर में बताते नहीं थे, अगर घर में बता दिया तो सब रुक जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। तो वो एक आध दोस्त ऐसा होता था कज़न जिसकी ड्यूटी लगाते थे, यार आपने ना बता देना है, लेकिन तब बताना जब हम कागान से आगे निकल जाएं। तो वो बड़ा हमारा यादगार ट्रिप होता था। और क्योंकि अब हम प्रदेश में तो ये चीज़ें हम बड़ी मिस करते हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे ईद पे दोस्तों के साथ क्रिकेट के यहाँ पे टूर्नामेंट होते थे हमारे मोहल्ले में। तमाम दोस्त पूरे पाकिस्तान से जब आते थे गांव में, तो ईद के इस क्रिकेट के बहाने, इस ईद के बहाने, इस टूर्नामेंट के बहाने हमारी आपस में गपशप हो जाती थी,
हमारे जो क्लास फेलो थे, दोस्त थे, जितने भी साथी थे, तो ये बड़ा अच्छा एक ईद पे हमारा हो जाता था, एक इंटरटेनमेंट हो जाती थी। हाँ। आजकल भी मेरे ख्याल है टूर्नामेंट होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन उस वक्त ज़्यादा हमारा जो फोकस होता था, जैसे ही ईद की नमाज पढ़ी, प्रॉपर कुर्बानी की तैयारियां और करके क्रिकेट और खेलना बिल्कुल ये और टूर्नामेंट अच्छा, में सब इकट्ठे होना। हाँ ये बड़ी एक अभी चीज़ों को काफ़ी मिस किया जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं, अमूमन बच्चे भी जो है वो अवॉइड ही कर देखें रहे वो होते उस वक्त एक बाल लेते थे तो हम 1-1 रुपया इकट्ठा करके ले लेते थे। हाँ। अभी बाल एक बंदा ले लेते लेकिन दोस्त इकट्ठे नहीं होते। हाँ ये बड़ी ये फ़र्क है उस वक्त में और आज में। अच्छा ये बताएं कि क्योंकि आप परदेश में होते हैं, परदेसी बड़े मौसीकी के शौकीन होते हैं, शेर व शायरी शायर भी बन जाते हैं बस परदेसी, तो क्योंकि वो अपनी मेमोरीज़ को लिख लिख के उनकी डायरियाँ भरी पड़ी होती हैं। आपके कोई ऐसे शौक? देखें हमारा जो शौक है वो सिर्फ सुनने का है। हम इस तरह अच्छा। करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हर ईद पे हमारा वहाँ पे एक फोरम बना हुआ है, हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाँ। फोरम। हम हर ईद पे उस पे हमारे तकरीबन 14,000 मेंबर हैं सिर्फ हज़ारा से। तो हम हर ईद पे एक ईद मिलन पार्टी रखते हैं वहाँ पे। तो उस हाँ। पार्टी के अंदर जितने भी दोस्त हैं पूरे सऊदी अरब से इकट्ठे होते हैं और एक आध सिंगर जो है वो उसका अरेंज करते हैं और उस ईद वाले दिन डांस सब ने करना है वहाँ पे। अच्छा। माहिया सुना माहिया- चले के अभी हाँ, डांस माहिया तो तो यहाँ आपको पे आता नहीं हो होगा। सकता, लेकिन अभी आप डांस हाँ, करना- माहिया आता सुना होगा, दें, गाना माहिया सुना जरूर दें, जो आता आपका- हाँ, कोई माहिया माहिया गाना मुझे इस तरह का कुछ नहीं आता। नहीं हम साथ देंगे, सजाद साहब लेकिन मौजूद हैं। सजाद साहब कोई माहिया सुनाए तो मैं भी साथ नहीं सुना मुझे दूंगा। माहिया आता तो मैं साथ सुना, मैंने जो आता आपके था सुना साथ दिया हैं। आपको। तो मुझे इतना जो है वो नहीं आता, चूँकि हमारा ज़्यादा टाइम लिखने में और बोलने में ही रहता है। तो इस तरफ थोड़ा ये कि डांस कर लेते हैं। हाँ। तो फिर ईद पे जो है डांस तो डांस जरा मुश्किल हो जाए, वो इनको भी तो साथ दसा ना हज़ारे दा कुमर मार के ने जरा आसान होता है। लेकिन फिर सुनते क्या है अमूमन, किस असी- सिंगर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हम जो है ज़्यादा अपने हज़ारा से हमारे पास शकील अवान साहब गए हैं, हाँ। मुनीर अवान गए, अजीम अवान गए, बशीर गुज्जर हज़ारा गए। तकरीबन हज़ारा से कोई सिंगर ऐसा नहीं जिसको हमने ना बुलाया हो। साल में हम एक दफ़ा बाकायदा वहाँ पे कल्चर शो करते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि ईद पे हम ये प्रोग्राम रखें और भरपूर तरीके से मतलब ईद को किस एंजॉय सकाफत करें। को जो है वो मरने अपनी नहीं न देते, सिर्फ उसको अपनी जिंदा सकाफत को रखते हैं। उजागर करते हैं बल्कि ईद की खुशियाँ भी दोबारा करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सजाद साहब फिर आप ही कुछ गुनगुना दें, फिर कमोडोर साहब की तरफ भी आते हैं। नहीं गुनगुनाना नहीं, गुनगुनाने से पहले तो मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं बड़ा अच्छा। हंस भी रहा था उस टाइम जब ये जिक्र कर रहे थे। हम भी इस तरह ईद के दूसरे तीसरे दिन जो थे वो कहते थे कि ये पतली गली से ये लोग निकल जाएंगे। तो हाँ। खैर उस वक्त तो हम बड़े मेच्योर थे, नया नया ये मोबाइल आया था, वो एक इंस्टा फ़ोन हुआ करता था। इंस्टा फ़ोन के बाद फिर सिम वाला मोबाइल आया। ये कोई 2000 में कोयटा में मैंने लिया ये मोबाइल, तो 2001 होगा या 2000 होगा, अभी मुझे याद नहीं है, गलत हो जाऊंगा। तो हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, तो हम निकल जाया करते थे 2-3 दिन। हम पहाड़ों में, वहीं पे हमारे दर्रा बोलान का इलाका है, तो हम वहाँ पे जाके फिशिंग करना, हंटिंग करना, कुकिंग वुकिंग करना। तो 2-3 दिन हम पहाड़ों में रहते थे। एक दिन हमारे साथ एक और बंदा तैयार हुआ, जिसे हम कहते होते थे, हमारे 3 किस्म के दोस्त थे। एक वो है जो ड्राइंग वाला दोस्त है, वहीं पे बैठ के चाय शाय पी, गल मुक गई। अच्छा। एक वो है जिसके साथ कोई डिनर लंच हो गया, गल मुक गई। एक वो ग्रुप था जो 2-2, 3-3 दिन पहाड़ों में जाके रिस्क लेता था और हमारे साथ रहता था, क्योंकि फिर वो आपको पता है बड़े दूर स्केटेड पॉपुलेशन है, वहाँ पे हंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो ड्राइंग वाला दोस्त है उसने बड़ी जिद की, उसने कहा नहीं जी मैं भी जाऊँगा। अच्छा हाँ, वो उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, उन्होंने कहा मैं भी जाऊँगा। हम सारे बैठे हुए, मैंने उसको कहा यार मुझे ये जाने वाला लगता नहीं है, देख लो तुम लोग खुद ही देख लो। हाँ। कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा घर में बता के आए हो, भाभी को पता है, तसल्ली है? बोला हाँ जी ठीक है। मैंने कहा बैठ जाओ फिर। अच्छा दोस्त मुझे देख रहे, वो भी हंस रहे, मैं हाथ यूँ कर रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ यार मुझे शक है, ये ठीक नहीं है होगा। बस हम वहाँ से निकले तो हमारा एक इलाका आता है, उसको हम कहते हैं सरियाब मिल, मतलब हाँ। कोयटा से तकरीबन 30 किलोमीटर आप बाहर निकल जाते हैं। अचानक अब वो गाड़ी में बैठे, मौसम भी सर्द मौसम था उस टाइम, तो वो अचानक जो है, सर्द नहीं बल्कि सॉरी एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि यार शीशे जो है उसको थोड़ा थोड़ा से नीचे करो। मैंने दोबारा शीशे ऊपर कर दिए। मैंने कहा नहीं यार कूलिंग बाहर ज़ाया ना हो। हाँ। तो अचानक उनको कॉल आ गई घर से। अब जब घर से कॉल आई, बदकिस्मती ये आपको पता है उन्होंने वो वॉल्यूम कम नहीं किया, तो अब वो गाड़ी के अंदर जो है सब बैठे और आवाज़ भी आ रही। तो भाभी ने वो सुनाई है उसको, कहाँ जा रहे हो भाई? उन्होंने कहा भाई ये सजाद है, झांजेब है और इन लोगों के साथ हम लोग निकल पड़े। उन्होंने कहा वो तो 3 दिन घर वापस नहीं आते। उन्होंने कहा मुझे अभी तक याद है, अब भी वापस हो, फौरन अभी वापस हो। फिर हमें वो 30 किलोमीटर का सफ़र वापस अच्छा करके वो एक बात पे वापस भी चले गए? वो वापस चले गए। फिर जो हमारे पास जो घर से सामान वामान लाए थे, मैंने कहा भाई ये आप अपना जो है वो ब्लैंकेट भी पकड़ो, ये आप अपना तंबू भी पकड़ो, जाओ तो आप भाई। आपको उस वक्त कितना जो सफर है वो तय हो चुका था? हम तकरीबन मतलब ये दोस्त इकट्ठे होते थे, तो आपको पता है किसी ने जो है वो उसका अंगीठी ले लेनी है बारबेक्यू की, हाँ। किसी ने घर से जो है वो
गैस का सिलेंडर पकड़ लेना है, किसी का ये था कि किसी ने शॉटगन ले लेनी है, किसी ने जो है वो फिशिंग का नेट जो है वो ले लेना है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती थी। हाँ। तो इन पे भी एक जिम्मेदारी डाल दी। तो मैंने इनको पहले कह दिया, मैंने कहा यार ये ड्राइंग चाय वाय वाले तक महदूद है, इनको ये 3 दिन वाला ये मुझे नहीं लग रहा ये आज़म हाँ। होगा। तो फिर आखिर में फिर मैंने दोस्तों को भी खूब झाड़ा और डांटा। मैंने कहा तुम देखो यार हम लोग के 2-2.5 घंटे तुम लोगों ने ज़ाया कर दिए। हाँ। तो वो वक्त याद आता है, अब वो दोस्त भी याद आते हैं। हाँ। सिंगिंग की जहाँ तक आपने बात की, तो अब वक्त गुजर गया। मुझसे अगर आप पूछें तो लेकिन जिस तरह की आप अपने बता रहे हैं जर्नीज को, तो इसमें तो सिंगिंग मस्ट होती है। अच्छा हाँ, जब हम वहाँ पहुँच जाते थे तो हाँ। फिर आपको पता है ना, फिर कोहसारों में जब आप बैठ जाते हैं तो फिर हाँ। कोई बांसुरी बजा रहा होता था। अच्छा बांसुरी बड़ी हमारे कोयटा में अच्छी होती, तो एक अब्दुल हकीम साहब हमारे दोस्त थे, हैं बल्कि अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र दे, वो बांसुरी बजाते थे। तो एक दिन हम बड़ा हंसे, कहीं सुन ना ले ऐसा नहीं फिर मुझे डांटेगा। अच्छा बांसुरी उसने बजाना शुरू की तो 1-2 बंदे करीब उसके बैठे हुए थे, उसने कहा वाह 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 क्या बांसुरी है। तो कहीं दूर से गधे की हाँकने की आवाज़ें शुरू हो गई। तो वो एक खड़ा हुआ कहता है तुम लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी कि यार ये इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है, इसकी बांसुरी को तो अट्रैक्ट सिर्फ वो गधे नहीं किया। तो इस तरह के दोस्तों के कई वाकयात होते हैं। सिंगिंग भी होती थी, तो वो मैंने आपको एक वाकया इसलिए सुनाया। कोलंबो में था मैं उस वक्त, तो वो स्टेज पर बुलाना पड़ा क्योंकि वो इंडियंस, और आपको पता है हमारा वैसे भी थोड़ा सा जज्बा है, जब इंडियन आके गुनगुलाने तो मैं कहा मैं भी कुछ ना कुछ तो करांगा जाके स्टेज। तो फिर वो मैंने किशोर कुमार के एक सॉन्ग जो था वो मैंने सुना था, क्योंकि मैं पहले जो था टीन एज फिर यंग भी था, लेकिन जब स्टडी स्टार्ट की तो आप यकीन जाने उसके बाद अभी तक मैं आपको ये बात बताऊँ, मैंने कोई ड्रामा सीरीज नहीं देखी अभी तक, कोई नहीं। 3 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे की कोई मूवी मैं नहीं देख सका अभी तक। यानी इतना टाइम ही हमें नहीं मिला कि उसके बाद हम इस एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। बस वही कि पुराने दोस्त मिल गए या कभी अकेले में कोई मौका मिल गया। हाँ एक टाइम था जब मैं इस्लामाबाद में नया आया, ये कम लोगों को इस बात का पता है, आज आपके शो के में डिस्कस कर लेता हूँ। मैं जब नया इस्लामाबाद आया तो मैं बड़ा परेशान हुआ इस्लामाबाद आके, क्योंकि कहा जाता है ना इस्लामाबाद डेड सिटी भी है, इस्लामाबाद बड़ा कूल बड़ा काम, यहाँ पे आपको देखा तो उस तरह रोशनियों का शहर नहीं है, ये इतना हुजूम नहीं है, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है। शुरू में ऐसा फील होता है, लेकिन जब आप इस्लामाबाद में नहीं आते आप हो जाते हैं ना, अब तो दोस्त नाराज़ होते हैं, कहते हैं अब तो इस्लामाबादी हो गया, अब तो आता ही नहीं है, कोयटा भी नहीं आता। तो मैं जब आया मैं बड़ा बोर हो जाता था। एक दिन मेरा मूड हुआ, मैंने कहा यार इस बोरियत का क्या इलाज करूँ, अब कोई दोस्त भी नहीं है, कोई पुराना दोस्त भी नहीं है। तो मैं शुरू से जो है 4 व्हील गाड़ी रखने वाला, क्योंकि आपको पता है हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, तो मैंने उसमें बड़ा अच्छा जो था वो साउंड सिस्टम वगैरह, मैंने उसकी वॉल्यूम की फुल। तो हमारे ये जितने सेक्टर हैं ना F6 F7, इसमें गाड़ी को मैंने स्पीड दौड़ाया। वो स्पीड गाड़ी जो नहीं चलाते वो किस लिए, मैंने कहा यार थोड़ा सा शायद जो है वो मूड मेरा चेंज हो, मूड मेरा जो है वो थोड़ी जो अचानक हाँ। अचानक हमारे क्योंकि आपको पता है हमारे पास मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आते हैं हमारे दोस्त हैं, तो हमारे एक ब्रिगेडियर साहब है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, तो वो अचानक एक मोड़ पे नज़र आए, तो वो शीशा मैंने नीचे किया, कहता है बुखारी खैर है तो मैंने ब्रेक को टच किया। मैंने कहा तो कहने का मकसद ये है कि आपको खुद खुश होना होता है, आप ये ना समझें कि खुशी आपकी तरफ चल के आएगी, खुशी आपके अंदर होता है। के लिए अपने अंदर का जो एक खुशी वाला एलिमेंट है उसको जगाना पड़ेगा। सर आपकी तरफ आऊँगी, और क्योंकि अब हमारी जो आज ईद का ये स्पेशल शो है ये भी इख्तिताम की जानिब जा रहा है, आपने अपनी फील्ड में, क्योंकि आप लोग का बड़ा एक टफ टाइम होता है, लेकिन जब आप लोग की गैदरिंग्स होती हैं वो जिस तरह से जाज साहब ने कहा, तो उसमें बड़ा एक लाइटर माहौल बना होता है, बड़ा ज़बरदस्त सी वाइब्स होती हैं उसमें, सिंगिंग, शेर व शायरी, खाना पकाना, कुकिंग, बारबेक्यूज़ पार्टीज़ हो रही होती हैं। सो क्या कभी आपने कुछ पकाया, कुछ बारबेक्यू किया, कोई स्पेशल डिश बनाते हों, या कुछ सिंगिंग वगैरह, ये शेर व शायरी का कोई शौक़? पहले तो जहाँ तक पकाने का तलक है, हम उन मर्दों में से जो बातें पकाते हैं सिर्फ अंडा उबालते हैं, कुछ ही पकाते। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग वाक़या थोड़ा सा वैसे मैं शेयर कर दूँगा। डेफिनेटली जो ईद की ड्यूटीज़ या वैसे भी ईद बाज़फ़ा बाय चॉइस भी बेस पे गुजरी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होते हैं। मैं थोड़ा कह लें ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड था, तो मैं म्यूज़िकल नाइट्स में जनरली ना शामिल नहीं होता था। अच्छा। तो हुआ ये कि आल्दो मैं शुरू से जब एकेडमी में भी था तो डिबेट्स करना और इस तरह थोड़ा वो वाला पढ़ाकू बच्चा टाइप थे। हाँ पढ़ाकू था, बट साथ डिबेट्स वगैरह का शौक़ था, बट थोड़ा वो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग की वजह से म्यूज़िक से थोड़ी सी कह लें वो दूरी थी। तो हुआ ये कि जैसे ही कह रहे हैं ना, बाज़ दफ़ा चीज़ खुद आपको फंसा देती है। हाँ। तो एक ईद ही थी और उसमें ईद मिलन पार्टी में एक सिंगर ग्रुप भी आया हुआ था मुल्तान से। हाँ। तो अब उन्हें एक कंपेयर चाहिए था,
तो वो मेरे नाम कुरान निकला है। तो मेरे सीईओ ने मुझे फ़ोन किया, अच्छा गौर तुम किधर हो, तुम नज़र नहीं आ रहे। वो सुबह जब अरेंजमेंट्स कर रहे थे, मैंने कहा सर मैं घर में हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाएं ज़रा और तैयारी करें, जो सारे शो की कंपेयरिंग है ना वो आप करेंगे। हाँ। तो अब बादल ना ख्वास्ता खैर मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो वो फिर बाद में बेगम ने कहा बाज़ दफ़ा बंदा इस तरह भी फंस जाता है कि एक तरफ तो आप एक शो में नहीं जा रहे थे और एक तरफ आप शो की सारी कंपेयरिंग करनी पड़ गई। तो बहरहाल एक ये भी तरीका है और दूसरा एंड ऑफ द डे तो फिर अल्टीमेटली तो सर अभी हमारे लिए क्या गुनगुनाएंगे आप? कुछ भी नहीं। चलिए अपनी बेगम के लिए गुनगुना दे, वो देख रही होंगी आपको इस वक्त। मेरा ख्याल है वो जानती हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। मतलब आप देख रही हैं वो आपके लिए इधर भी नहीं कुछ गुनगुना रहे। नहीं, उनके लिए तो सारी जिंदगी नहीं कवर कर लिया, कवर कर लिया, आवाज़ नहीं आ अरे रही। चलिए उनके लिए कोई शेर अर्ज कर लें। वैसे मेरे जो नाम है ना गौहर, उनका नाम भी इससे काइंड ऑफ रब्त रखता है। तो वो एक लिहाज से ना कि आप जब किसी मोती को लाइक चीरते हैं ना तो उसमें से सदफ निकलता है या निकलती है, तो वो उस तरह से थोड़ा एक शेर है अल्लामा इकबाल का इस मौजू पे, मगर मुझे वो भी आप सही वैसे शादी के शुरू में याद अच्छा था। शेर तो याद नहीं था, वो नाम वो स्पेसिफिक वो याद थी, कवर गौहर जो है, गौहर में से जो है वो वैसे सदफ मेरा निकल नाम है नहीं, वैसे इन्होंने कमाल किया। अच्छा उगलवा दिया आपसे कुछ ना कुछ। तो पहले तो वो शेर भी याद था, अब तो वो रूटीन मेरा शेर भी भूल गया। बस अभी आप जब घर जाएंगे वो शो देख रही हैं तो रास्ते से याद करते दोबारा हुए याद जाएं। हो ये ना हो जाएगा। कि जो कुर्बानी किया वो सारी वेस्ट हो जाए, भाई कुछ नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल ठीक। जी क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा दिल कर रहा है कि इसको शो को हम 3-4 घंटे मज़ीद एक्सटेंड करें, जिस तरह की बातें हो रही हैं और मेरा अपना मूड जो है वो इतना खुशगवार हो गया। हमारे देखने वाले भी डेफिनेटली इससे काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट मैसेज जो है वो हम आप तीनों का लेंगे, उसके बाद जो है वो हम क्लोजिंग पे जाएंगे। सर क्या मैसेज देंगे आज के दिन के मुनासिबत से? जी फ़ायज़ा, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आज का जो ख़ास जो दिन है, इस दिन के हवाले से कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ईद खुशियों का दिन है और खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं। और इस अपनों की खुशियों में जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो अकरबा हैं, जो गरीब परवर हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें नमूद व नुमाइश की जगह जिस तरह हम 10 लाख का बेल ले रहे हैं, 5 लाख का ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सारा, तो उसके साथ साथ हमें देखना चाहिए हमारी अकरबा, हमारे पड़ोस में, हमारे इलाके में जो लोग गरीब हैं, नादर हैं, मुस्तहक हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करना चाहिए और ये खुशियाँ जो है मिल बांट के जो है मनानी चाहिए। बिल्कुल जी, मिल बांट के मनानी चाहिए डेफिनेटली। सर क्या मैसेज देंगे? एक शेर के साथ जो है मैं एक मैसेज हर साल की तरह, शेर लेकिन वैसे किसके लिए? शेर भी बताऊंगा आपको किसके लिए। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरे वालिद मोहतरम को फौत हुए 5 साल हो गए हैं, तो मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, बिलखुसूस जिनके वालिद ज़िंदा हैं। तो वालिद से बहुत मोहब्बत करें, क्योंकि वालिद आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि सिर्फ फ़र्क माँ और बाप की मोहब्बत में ये है कि बाप की मोहब्बत नज़र नहीं आती। अगर आपको बाप की मोहब्बत नज़र आ जाए ना, तो शायद आप अपने बाप के कदमों से भी ना उठें। तो माँ बाप आपके पास है, उनकी कदर करें। जितना टाइम आप उनको देंगे वो आपकी आखिरत की कमाई होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो माँ बाप को किसी भी मौके पे किसी की वजह से नज़रअंदाज ना करें, गो उनकी गलती भी हो। बिल्कुल। और मीर तकी मीर का एक शेर जो है, मेरे ख्याल में मुझे कोई 20 साल हो गए हैं और 20 साल में कोई भी ईद शो ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं गेस्ट हूँ और मैंने ये शेर ना पढ़ा हो। ये सब के लिए है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो शेर कहा। सर क्या क्लोजिंग मैसेज देंगे? मैं तो दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो बात की उसको अगर जोड़ के कहूँ तो डेफिनेटली ईद में सबको शामिल करें, अपनी खुशी सिर्फ अकेले ना रखें, और अगर आपके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं तो उनको तो डेफिनेटली एहसास हो कि ये ईद का दिन। और सेकेंडली जो सजाद भाई ने कहा, अपना बच्चा भी थोड़ा जगा दे। अच्छा, बच्चे वाली बात जो है ना वो कमोडोर साहब ने ज़्यादा उसको जो है वो फोकस रखा है। तो इससे वो चाहते हैं कि बच्चा जाग जाए तो फिर मैं जो हॉर्न बजाऊं, जो गाने लगाऊं, तो पुलिस वाले मुझे छोड़ दे। ओके बच्चा है छोड़ दे। बच्चा जाग जाए, लेकिन सर ये ना हो कि ज़्यादा गाने ऊंचे बजाने से या हॉर्न बजाने से लोगों के जब बच्चे जागते हैं तो उनका अपना बच्चा मर जाता है, फिर वो अम्मी अबू बन जाते हैं। फिर लोग ये कहते हैं अल्लाह ऐसे बच्चों से बचाए। वो कहते हैं यार कि क्या हो गया।
सो जी, बहुत ही मज़ा आया है आज के इस ईद के स्पेशल प्रोग्राम में, जो हमारे साथ मौजूद मेहमान थे। और बहुत ही ज़बरदस्त आज का हमारा ये शो रहा। और इसमें स्पेशली हम यही कहेंगे कि डेफिनेटली जो सजाद साहब ने बात की, फिर जो चौधरी नूर हसन साहब ने बात की, फिर कमोडोर साहब ने बात की, हासिल यही है कि जी अपने अंदर अपनी जो एक मरा हुआ इंसान है उसको जगाने की कोशिश करें। अपने अंदर एक जो छोटा बच्चा है उसको जगाएं, उसको हंसाएं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ क्योंकि ये ईद जो है वो इसार और कुर्बानी की ईद है और नाम से ही कुर्बानी की ईद है, तो इसमें बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आपकी अना है, आपका तकब्बुर है, आपका गुस्सा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इस वक्त शायद कुर्बान करेंगे तो वो जो आपकी जानवर की कुर्बानी है उससे बहुत अफजल जो है वो चीज़ हो जाएगी। सो डेफिनेटली अपने बड़े बुज़ुर्गों सबको इस ईद में साथ लेके चलना है और खुश रहना है, और खुश रहने की कोशिश खुद भी करनी है और दूसरों को भी खुश रखना है। सो इसी नोट के साथ मेरे मेहमानों को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।